Hello everyone, welcome back to Ansarkari. Today we will be covering the newspaper for 3rd of February 2025. So first of all, the legal system under which citizenship is acquired. So laws regarding the citizenship in India. So jus soli, that represents right of the soil, and citizenship which is granted on the basis of birth within the country's territory, and it is one of the criteria in India also. स्पेसिफिकली यहाँ पे हम यूएस के ऊपर बात कर रहे हैं, तो यूएस और कनाडा कनाडा के अंदर भी बाय बर्थ सिटीजनशिप ग्रांट की जाती थी. एंड जस्ट sanguinis, that is right of blood. So citizenship is also given basis on the basis of ancestry or percentage, like in Germany and in India also. तो यूएसए के सिटीजनशिप को लेके डिबेट बेसिकली चल रहा है, क्योंकि सिटीजनशिप लॉज के अंदर चेंज भी लेके आया गया था. एंड यूएसए फॉलोज जस्ट सॉली, बट रिसेंटली जो पॉलिसीज थे दे सॉट टू restrict basically automatic citizenship for those who are born in the country. And if India की भी बात करते हैं तो India also follows jus sanguinis with strict restrictions on jus solis, and Citizenship Act 1955 becomes very important for the citizenship acquisition and then also termination. So Citizenship Amendment Act CAA 2019, it also provides citizenship for persecuted minorities from Pakistan, from Bangladesh, and from Afghanistan. For GS paper 2, for GS paper 1 under the society, that how the citizenship policies are impacting the demography and also the migration patterns, that becomes important. And basically यहाँ पे हम एक comparison देख सकते हैं of Indian citizenship model with the other basically countries. सो अगर डिटेल में भी इसके बारे में बात करते हैं, सिटीजनशिप पार्ट 2 के अंदर आता है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से लेके 11 तक. सो आर्टिकल 5 से लेके बेसिकली 7 तक. सो फ्रेंडली एलियन होता है एंड एनिमी एलियन होता है. डिफरेंट कंट्रीज जिसके साथ इंडिया का रिलेशनशिप है, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द सिटीजनशिप basically. So people who were basically in India at January 26, 1950, Article 5 के अंदर they will be citizen. Article 6, citizenship for the people who migrated from Pakistan to India. Then Article 7 for people who migrated to Pakistan and then returned to India. And 8 के अंदर we talk about people who are residing outside India. 9 के अंदर we talk about the termination of the if anyone acquired foreign citizenship, क्योंकि dual citizenship इंडिया के अंदर नहीं है. एंड 10th के अंदर हम बात करते हैं कि जो कॉन्टिन्यूएंस है ऑफ अ सिटीजनशिप वो डिपेंड करता है ऑन द लॉज विच आर मेड बाय द गवर्नमेंट. एंड ऑल्सो आर्टिकल 11, इट गिव्स द पार्लियामेंट द पावर टू रेगुलेट सिटीजनशिप. उसी पावर को ड्राइव करके जो पार्लियामेंट है वो डिफरेंट एक्ट्स फॉर्म करता है, जैसे सिटीजनशिप एक्ट 1955, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक्विजिशन ऑफ द सिटीजनशिप की भी बात करता है एंड टर्मिनेशन को भी स्टेट करता है. तो एक्विजिशन के लिए बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन, आप या फिर कोई टेरिटरी को इंडिया ने एक्वायर किया तो आपको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप मिल जाएगी ऑफ इंडिया. इसको अमेंड भी किया गया 2 बार. 1985 में हम असम अकॉर्ड लेके आए एंड 2019 में हम ने वापस से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लेके आए, जिसमें पीपल माइग्रेटिंग फ्रॉम बांग्लादेश, अफगानिस्तान, जम्मू एंड कश्मीर ऑन और बिफोर December 31, 2014, जो कि हिंदू हैं, सिख हैं, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, जैन, पारसी, they will be basically given the citizenship of India. And it was not for the areas of 6th schedule, under the areas which are under 6th schedule.
टर्मिनेशन के लिए भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे कि बाय रेनंसिएशन, किसी ने वॉलंटरली अपनी सिटीजनशिप गिव अप कर दिया एंड इज टेकिंग अदर कंट्रीज सिटीजनशिप। बाय डेप्रिवेशन, जिसमें गवर्नमेंट इज टेकिंग अवे द सिटीजनशिप। बाय टर्मिनेशन, जिसमें ऑटोमेटिकली आपका सिटीजनशिप जो है वो एंड हो जाता है व्हेन यू आर टेकिंग द सिटीजनशिप ऑफ अदर कंट्री। सो इन टर्म्स ऑफ राइट्स भी हम बात करते हैं तो एनआरआई के पास सबसे ज्यादा राइट होती हैं, क्योंकि ही इज कंसिडर्ड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, देन ओसीआई एंड देन पीआईओ। सो रिसेंटली हम डुअल सिटीजनशिप के बारे में भी बात कर रहे थे कि क्या हम इम्प्लीमेंट इंडिया के अंदर कर सकते हैं। Then study also finds a way to predict when cracks would develop in paints, clay, milk, and blood. सो इलास्टिसिटी में कैसे चेंजेस आते हैं फ्रॉम अ फ्लूइड टू अ सॉफ्ट सॉलिड स्टेट बिफोर इट बिकम्स ब्रिटल, उसके बारे में बात की जा रही है। बहुत पर्टिकुलर है, बट हम बोल सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरत है फॉर प्रिवेंटिंग द क्रैक्स इन द बिल्डिंग्स, प्रोडक्टिविटी ऑफ द बिल्डिंग्स को मेंटेन करने के लिए। बायोमेडिकल साइंस दिखाता है हमें ये। एंड ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग में भी प्रोडक्ट्स की जो लॉन्गेटिविटी है उसको कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इलास्टिसिटी टॉपिक इम्पोर्टेंट हो जाता है। रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहां पे बेसिकली इसको किया जा रहा है। सो बजट एंड इट्स पॉलिटिक्स, पिवट टू मिडिल क्लास, क्लियर आई ऑन बिहार एंड आउटरीच टू फार्मर्स। सो कल हमने बजट को कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया था एंड हमने देखा देयर वाज फोकस ऑन tax benefits, tax relaxations for the middle class. There was push for infrastructural spending and also digital economy. We are also addressing the critical aspects of fiscal deficit while also maintaining the welfare spending. So political angle की जो बात की जा रही है तो बिहार पे फोकस किया गया है। And for the upcoming election also it will be influencing the allocations for the state projects. Farmers को outreach किया गया है क्योंकि लंबे टाइम से हम देख रहे हैं फार्मर्स आर इन डिस्ट्रेस। सो इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर द एग्रीकल्चर, irrigation, food processing is also basically showcasing that the government is focusing on 100 districts with low productivity. सोशल सेक्टर स्पेंडिंग के अंदर भी emphasize किया गया है ऑन हेल्थ केयर, एजुकेशन, देन ऑल्सो जॉब क्रिएशन। बट क्या मेजर चैलेंज है? तो मेजर चैलेंज है कि कैसे हम इन्फ्लेशन को भी एड्रेस करेंगे एंड इकोनॉमिक स्लो डाउन को एड्रेस करेंगे एंड साथ ही साथ बैलेंस करेंगे फिस्कल प्रूडेंस को विद द पॉपुलर स्पेंडिंग। सो इज इट रियली पॉपुलर स्पेंडिंग? It becomes important, the budget becomes important for GS3, GS2, for PT and for mains also. Then India and Indonesia ties, which are rooted in years of shared culture and history. So Murugan Temple in Jakarta, it was opened and showcase भी करता है उसकी diplomatic importance. It symbolizes centuries old religious and cultural ties between India and Indonesia. हिंदू बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंसेस हैं ऑन द इंडोनेशियन ट्रेडिशंस, तो एक शेयर्ड हेरिटेज दिखाता है। इंडोनेशिया दो एक मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री है, इट हैज स्ट्रॉन्ग कल्चरल इन्फ्लुएंसेस फ्रॉम द हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म। जो रीजन है इट हिस्टोरिकली हैड हिंदू बुद्धिस्ट एम्पायर्स जैसे कि श्री विजय या मजापहित, जो कि दिखाता है बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल जो कि इम्पोर्टेंट है, प्रम्बनन हिंदू टेम्पल। ये मेजर हिस्टोरिकल साइट्स भी हैं इंडोनेशिया के अंदर। तो इंडिया की सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस भी ये दिखाता है कि कैसे हम पीपल टू पीपल कांटेक्ट मेंटेन करते हैं एंड कल्चरल डिप्लोमेसी को भी हम प्रमोट करते हैं। तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के साथ इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक आउटरीच कर रहा है एंड अलाइन कर रहा है विद द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। सो ना कि सिर्फ डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड एंड फ्यूल के ऊपर हम इंडोनेशिया के साथ जुड़ रहे हैं, बल्कि हिस्टोरिकल लिंकेजेस भी हमारे हैं। देन स्टॉपिंग द शॉर्ट ऑफ द फार्म, बजट की वापस से हम बात कर रहे हैं विच मेक्स द प्रोग्रेस इन एड्रेसिंग एग्रीकल्चरल चैलेंजेस, बट जो अप्रोच है इट रिमेन्स इंक्रीमेंटल।
मेजर्स लिए गए हैं टू सपोर्ट द एग्रीकल्चर, बट बोलना चाह रहे हैं कि इट वाज लैकिंग बोल्ड रिफॉर्म्स। जैसे 11.11 लाख करोड़ रुपीस दिया गया टू एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट, 60,000 करोड़ दिया गया फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट, बट कंसर्न्स अभी भी हैं ओवर डिक्लाइनिंग एलोकेशन। इरिगेशन के ऊपर फोकस किया गया, दैट इज more than 5,000 crore rupees for the प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। डिजिटल एंड टेक ड्रिवन एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया गया है। स्टार्टअप्स को, एमएसएमई सेक्टर को भी सपोर्ट दिया जाएगा, जो कि टेक्नो एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम को प्रमोट करने में हेल्प करेंगे। बट क्या चैलेंजेस हैं? चैलेंजेस हैं जैसे कि एमएसपी रिफॉर्म्स, दे आर एब्सेंट। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन इज नीडेड। इंडिया ओवर प्रोड्यूसेस राइस एंड wheat but also faces shortage in case of edible oils, in case of pulses. So post harvest infrastructure, the storage facilities, processing sector, it also becomes important. Cold storage facilities nahi hai, they need more investment. Labor intensive sector, upgrades are needed. They are needed for mechanization, for increasing the productivity and reducing the overall cost of the product, which will help us in maintaining the competitiveness at a global level. So enhancing farmers' income through better market access and export policies, it becomes important. Manrega, Kishan, Kisan Sichai Yojana, then they become important, and ये challenges भी showcase करता है in India's agricultural sector regarding low productivity and dependency on the MSP, एंड साथ ही साथ जो वाटर स्कार्सिटी के इश्यूज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में फेस किए जाते हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है अभी भी इन दी फार्म पॉलिसीज, ताकि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को हम मेक श्योर कर पाए। तो GS3 GS2 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन हाउ द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड, it regulates live-in relationship. So Uttarakhand became the first Indian state to adopt UCC, and it is addressing laws on marriage, on divorce, on inheritance, and also on live-in relationship. So mandatory registration भी कर दिया गया है for the live-in relationships within 1 month of commencement, and if there is failure to register, it can lead to fines of 10,000 rupees and possible jail time भी हो सकता है। So both the partners, they must be of legal age. There must be consent provided by both. Furnish identity documents is furnishing identity documents is important. So ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है? यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के पीछे गवर्नमेंट का यही ऑब्जेक्टिव है कि लीगल क्लैरिटी को हम इंश्योर कर पाए, वी कैन प्रिवेंट फ्रॉड्स, वी कैन प्रोटेक्ट राइट्स टू द पार्टनर्स इन दी सिविल लिव इन रिलेशनशिप। बट क्रिटिसिज्म भी है एंड चैलेंजेस भी क्रिएट हुए हैं, जैसे कि प्राइवेसी कंसर्न्स, एज द रजिस्ट्रेशन जो है इट माइट लीड टू अननेसेसरी स्टेट इंटरवेंशन इन द प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स। लीगल challenges हैं since Supreme Court has held that live-in relationship is under Article 21, which gives the right to life and liberty to the people. And implementation issues भी हो सकते हैं क्योंकि social stigma and legal ambiguities exist करती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन होता है, लिव इन रिलेशनशिप, यूनिफॉर्म सिविल कोड कैसे सोशल स्ट्रक्चर एंड फैमिली डायनेमिक्स को चेंज करेगा ये। तो GS1 एंड GS2 ऑल्सो दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देन एस्केलेटिंग द conflict, the escalating conflict in Congo. सो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, अफ्रीका में बात करते हैं तो समवॉट इन मिडिल लोकेटेड है मैप के ऊपर, एंड ओशन को भी इसका कोस्ट टच करता है। आर्म ग्रुप्स हैं जैसे M23, March 23 मूवमेंट, which are involved in the clashes with the government forces. So it is basically witnessing a resurgence in violence, and particularly in the eastern region of DRC. Neighboring countries भी involved हैं, जैसे कि Rwanda has accused of
was accused of supporting the M23, which led to tensions with Congo also. Uganda, Burundi, they have also stakes in the conflict due to cross-border security threats. African Union and UN peacekeeping forces, they are basically trying to mediate. And UN has also criticized the human rights violation in the region. France and US are also calling for diplomatic intervention. So it states the important role of multilateral institutions, responsible governance, GS3 security के लिए and also इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर GS2 पेपर के लिए भी इट बिकम्स इम्पोर्टेंट, क्योंकि अफ्रीका का जो सिक्योरिटी क्राइसिस है इट विल बी इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड एंड ग्लोबल डिप्लोमेटिक रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे. सो इलीगल इमिग्रेशन इशू, यूएस में लगातार कंसर्न्स रेज किए गए अबाउट द illegal Indian immigrants who are entering the country. And Indian response की भी बात करते हैं तो India has agreed to take back illegal immigrants who were deported from the US. So the government has also emphasized the legal migration channels, they should remain open. And why is it important for India also? So US issues H1B visa for the to the skilled Indian professionals. So a crackdown on the illegal immigration, it could also impact the legitimate migration which is taking place. So it is not only creating a challenge for the legitimate immigrants but also for US. जो US issue, the US, it basically issues H1B visa, and the US authorities, they're struggling with the deportation also due to the humanitarian concerns and legal aspects also. Border security failure is also what they are witnessing, and they are also having illegal entries made even more easier. सो इलीगल इमिग्रेशन चैलेंजेस कहीं ना कहीं ये दिखाता है यूएस का रिलेशन इंडिया के साथ कैसे इवॉल्व हो रहा है एंड द माइग्रेशन पॉलिसीज विच आर चेंजिंग. तो GS2 पेपर के लिए एंड GS3 पेपर के लिए दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट. एंड कितना जरूरी है टू बैलेंस द माइग्रेशन पॉलिसीज विद द फॉरेन रिलेशन विद अदर कंट्रीज. So impact will also be seen on Indian diaspora and on the remittances indirectly. Then FIDE and freestyle chess. So a new freestyle chess Grand Slam tour. So FIDE fears basically loss of control over the major tournaments. Different players, including Magnus Carlsen, they are supporting the freestyle tour, and there are also talks ongoing to allow the players to compete in both the formats. So FIDE जो है, it is basically the chess governing body. सो दैट बिकम्स इम्पोर्टेंट. एंड ये भी दिखाता है कि कैसे जो कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप है इन दी मॉडर्न स्पोर्ट्स वो रोल प्ले कर रहे हैं एंड एक चेंज लेके आ रहे हैं. एंड साथ ही साथ जो गवर्नेंस डिस्प्यूट्स हैं विच आर ऑल्सो इम्पैक्टिंग द स्पोर्ट्स डेवलपमेंट. तुलसी तंती, अ ट्रिब्यूट टू द चैंपियन ऑफ अर्थ. विजनरी लीडरशिप उनका था इन ड्राइविंग climate action and accelerating the renewable energy adoption in to basically move towards a sustainable world. And he also said that we possess a collective moral responsibility to leave a better world for our future generations. Then, beyond the tax cuts, a closer read of the union budget. So, there are economic challenges. For example, high taxation. There were high economic challenges. For example, employment slowdown, high taxation, inflation, external vulnerabilities, falling investments. But the union budget of 2025 was brought in
And finance minister also highlighted and wrote a roadmap for the Viksit Bharat. The budget also highlights closer security scrutiny on the fiscal discipline, economic growth, and also sectoral allocation. To fiscal consolidation के concern है, the budget it aims for a fiscal deficit of 4.4% of the GDP for the financial year 26. And achieving this also relies on the high revenue projections, including an 11.2% growth in the tax revenues, जो कि ओवर एस्टिमेटेड हो सकता है. तो रिस्क हैं which includes high government borrowings, uncertainty in the capital markets, and also inflationary pressure. So जो टैक्स पॉलिसी है, पर्सनल इनकम टैक्स चेंजेस लेके आए गए, they will be reducing the burden on the income taxpayers for the middle class, and corporate tax benefits will they also remain unchanged, which is leading to unequal benefit across the different income groups. So while consumption driven growth is supported through the tax benefits, to lower household savings they might be impacted in the future investments. Manufacturing growth strategy के ऊपर focus किया गया, PLI schemes, infrastructural investment for the manufacturing sector. But export stagnation एक challenge है. Lack of deeper industrial policy reforms which limits the sector's growth. एग्रीकल्चर को लेके भी हमने ऑलरेडी बात किया दैट बजट इंक्रीजेस द क्रेडिट सपोर्ट फॉर द फार्मर्स, बट देयर इज लैकिंग स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, फॉर एग्जांपल इन क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, सप्लाई चेन डेवलपमेंट, food processing, cold storages. So with the climate action, climate change intensifying, the climate action and green economy becomes important. And initiatives in solar, photovoltaic, and battery manufacturing they show a new promise for India. And but यहाँ पे भी एक challenge highlight किया गया that there is absence of clear tax carbon policy, which raises concern about the long-term sustainability. So export growth is important for sectors like pharmaceutical, electronics, renewable energy, but they are remaining sluggish in these particular sectors. And a depreciating rupee with high dependency on the imports, it makes us vulnerable to the external trade, and basically it makes us even more vulnerable. So for GS3 हमने देखा the budget it is prioritizing taxation, fiscal deficit management, and for GS2 भी it becomes important from the governance and policy perspective. Important fiscal deficit target is 4.4% of the GDP, and key allocation किए गए हैं to the manufacturing, agriculture, and infrastructure sector. So how we will be balancing fiscal prudence with the growth oriented spending, and the taxation policies, what impact they are having on the income inequalities. But there is also need for agricultural reforms and deeper reforms in the manufacturing sector. And one more issue regarding employment. So issue with employment strategy. Previous budgets की भी बात की गई, especially जुलाई के अंदर 2024 interim budget. It acknowledged the job creation as a priority. Budget 2025 it fails to mention specific schemes for employment generation, which raised concerns about the government strategy. Despite high income group, the job creation has remained somewhat stagnant, and also it is impacting the rural and informal workers. So unemployment trends की भी बात की गई, तो PLFS periodic labor force survey to 2024, तो youth unemployment rate जो है it has increased to 12.6%. Youth, which includes 15 to 29 years of age, and the overall unemployment rate it basically stands at 7%, जिसमें female unemployment is being significantly higher. So there is decline in the rural wages for the self-employed and the casual workers who have remained stagnant, and it is also reducing the rural purchasing power, which is indirectly impacting the consumption behavior. So Manrega wage growth has also been insufficient to basically compensate for the inflation. Unemployment linked schemes they are important.
sectoral on the sectoral basis job creation challenges हैं जैसे कि formal employment it has shrunk post pandemic, and agriculture and informal work जो है it is absorbing the displaced workers. So जो urban job opportunities है it remains limited and it is worsening even the existing inequality trends. So मनरेगा funding is important. Pradhan Mantri Awas Yojana becomes important, and एक गैप जो दिखाया गया इन दी बजट बेसिकली इट इज द बजट इज लैकिंग डायरेक्ट वेज सपोर्ट मेजर्स फॉर दी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब्स जैसे कि एमएसएमई सेक्टर के अंदर हम देखते हैं. तो देर इज काइंड ऑफ मिसमैच बिटवीन दी इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन. So digital economy jobs, high-end jobs, semi-skilled jobs, blue-collar workers, they must be in the focus. Then we already talked about this. Uniform Civil Code. Uttarakhand became the first state to implement it. It is also talking about live-in relationships, and there is a registration which is mandated for live-in relationships, and it is aiming to protect the individuals from fraud and exploitation. But it is at the same time it is also raising concerns regarding privacy and autonomy, as Supreme Court previously also stated that live-in relationship will be coming under the purview of Article 21, which talks about right to life and liberty. So is it not promoting more state intervention in the privacy and individual freedom? So, what about personal liberty and fundamental rights? For GS Paper 1, it also showcases that how it will be having a role in changing the social structure and the relationships in India. So, there is a basically debate going on regarding UCC implementation, its benefits, and also regarding the personal freedom. So, the legal recognition versus we can say individual rights in case of live-in relationship is a question which arises. So, Finance Secretary indicated that India may be seeing a rate cut in the coming months. Inflation is under control, giving the room for monetary easing, and a low interest rate environment is expected that it will be boosting the investments and the growth perspective. So rate cut क्यों expected है? क्योंकि global economic trends की अगर हम बात करें other countries जैसे कि including US, they are slowly hiking the rates. Fiscal prudence in the budget 2025 is also on the same lines, and it is talking about maintaining a disciplined fiscal deficit at 4.4%. And banking liquidity की भी बात करते हैं तो banks have access liquidity which will be supporting easier credit access, and stable oil prices and falling food inflation, they are also in favorable for the lower rates. So a rate cut is expected, and it will be impacting the lower borrowing costs for the businesses and for the individuals. There will be rise in consumer spending. It will be driving economic growth, and we can also say that it will be boosting the investment and the demand for housing. So for GS paper 3, economy, monetary policies, inflation, and also fiscal management becomes important. Then quality of capital spends has improved. So finance minister also emphasized on the quality of the capex, capital expenditure, and it has improved. More funds are allocated to long-term productive projects rather than short-term spending. And the government is also prioritizing infrastructure, railway, digital economy investments. So key areas जहाँ पे capex improvement देखा गया, रेलवे मॉडर्नाइजेशन है जहाँ पे हाई स्पीड रेल एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने की हम बात कर रहे हैं. एनर्जी सेक्टर मेजर फोकस है ऑन दी सोलर एनर्जी, बैटरी स्टोरेज टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के लिए जिसमें हम बात करते हैं हाईवे एक्सपेंशन की, स्मार्ट सिटीज की, अर्बनाइजेशन की. सो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है.
Then Trump walks the talk and triggers tariff wars. So President Donald Trump imposed the tariffs on steel and aluminum imports, जो कि एक ट्रिगर कर रहा है ग्लोबल ट्रेड वॉर. Canada, Mexico, China, they have basically retaliated with countermeasures on the US goods, and it is basically expected that it will be reshaping the global trade dynamics. इंडिया का क्या पोजीशन है इसके ऊपर? तो इंडिया हैज टेकन preemptive actions to safeguard its trade interests, and Trump's next actions they could impact the Indian exports, particularly different sectors में जैसे कि IT, auto parts and pharmaceuticals. So India is also closely monitoring the developments before making any policy decision. So for GS2 paper, for international relationship, global trade policies, and how it will be impacting different nations, tariff war and WTO regulation becomes important. And keyword हम यहाँ पे state कर सकते हैं trade protectionism for GS paper 3. So the size of income tax to reduce by half in the new bill. So tax reform plan जो गवर्नमेंट है इट इज वर्किंग ऑन द न्यू डायरेक्ट टैक्स बिल ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके इनकम टैक्स एक्ट को. एंड जो गोल है इट इज टू कट द साइज बाय हाफ by removing the outdated provisions, and एक new law जो है it will be aiming on increased tax compliance, it will be reducing litigation, it will be improving the ease of doing business. So current income tax act जो है it is lengthy and complex as stated here, and for rationalization of exemptions and deductions is expected, and जो tax provisions हैं it will be made more aligned with the global best practices. तो एक better tax administration के लिए और अच्छे से compliance हो पाए, simpler rules होंगे जो कि टैक्स इवेजन को भी रिड्यूस करने में हेल्प करेंगे, एंड इट विल ऑल्सो बी बूस्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स. As the Indian tax system, it will become more transparent. For governance and for economy perspective, it becomes important for GS paper 2 and GS paper 3. PLI outlay for financial year 26 at 19,500 crore rupees, which has increased by 76%. So government is aiming to boost the domestic manufacturing. It is aiming to reduce import dependency, and sector wise impact भी देखा जाएगा. सेक्टर वाइज हम बोल सकते हैं कि फोकस किया जा रहा है जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, फार्मास्यूटिकल के ऊपर, ऑटोमोबाइल्स के ऊपर. सो दिस स्कीम हैज आल्सो लेड टू 1.46 लाख करोड़ रुपीस of investment approvals, and it has also generated 9.5 lakh jobs. Export of 4 lakh crore rupees. And वैसे ही India is also focusing on expanding the export sector for the high value products. And ये मैटर करता है क्योंकि इंडिया इज competing against various countries जैसे कि चाइना, वियतनाम for the global supply chain investments, and the PLI schemes becomes important to support India and Make in India initiatives, which are on lines of Atmanirbhar Bharat initiatives. So higher domestic production reduces the tariff deficit basically, and it increases the foreign exchange reserves. So it becomes important for industrial policies, PLI scheme, the objective and different sectors for GS3 paper for economy. And it is tough to evade the taxes on crypto income now, because the income tax department will now require third party reporting for the crypto transactions. So section 285 BAA, it basically makes it mandatory to disclose all the digital assets transactions. कैसे टैक्स किया जाएगा? There will be flat 30% tax on the crypto gains, 1% tax deducted at source on the transactions which are above a threshold, and no set off of losses against the others income.
So क्या impact आएगा? Basically, it is harder to evade the taxes as exchanges and financial platforms क्योंकि they must report the transactions. It will be increasing transparency. It will help us in reducing the fraud, in reducing the illegal practices basically, and it will help us in better regulation of the India's crypto ecosystem. So it becomes important for technology aspect, for economy aspect, for paper GS, paper 3 of GS. So there are challenges in regulating the digital currencies. तो balance करना बहुत जरूरी है between the innovation and the financial oversight also. So how India's crypto policy also is aligning itself and it is maintaining a standard which is matching global standards also becomes important. So cryptocurrency and the financial regulations which we are having. So thank you so much everyone for joining. Keep watching and keep learning with Ansarkari.